सोशल मीडिया आज के दौर में सबकी जरूरत है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या ढेर, आज हर आदमी जो है वो सोशल मीडिया पर ही है। पड़ोस में कौन रहता है नहीं पता होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है वो पता होता है। और आज इसीलिए सोशल मीडिया जो है एक बहुत जरूरी चीज बन गई। सोशल मीडिया के लिए इंसान कुछ भी कुर्बान करने को तैयार है। हम और आप भी कहते हैं कि भाई फलाना आदमी जो है वो सोशल मीडिया का एडिक्ट हो गया। मानो जैसे पहले दारू शराब पर नशा चढ़ता था, वैसे ही सोशल मीडिया का नशा चढ़ता है। और ये सच है, सोशल मीडिया ही रिश्तों की खाद पानी है। क्योंकि किसी को आज किसी से मिलने का वक्त नहीं है, चाहे हमारे रिश्ते हो या दो राष्ट्रों के रिश्ते हो। हर आदमी जो है वो सोशल मीडिया पर रिश्ते बनाता है, सोशल मीडिया पर रिश्ते बिगड़ते हैं। भाई आपने हमको फॉलो बैक नहीं किया, आप हमको फॉलो नहीं करते, इसको लेकर लोग नाराज होते हैं। लेकिन हमारे पड़ोस नेपाल में यही सोशल मीडिया जंग की वजह बन गया है, गृहयुद्ध की हालत पैदा कर दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है वो इस वक्त नेपाल को जला रहा है। प्रदर्शन इतना उग्र हो गया है कि अब तक इसमें 19 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 200 से अधिक घायल हैं। विरोध की मशाल जो है वो जेनजी ने उठाई है। लेकिन सवाल है कि नेपाल में सोशल मीडिया को लेकर यह बवाल क्यों मचा है, और क्यों फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के नाम पर नेपाल सुलग रहा है। ऐसी क्या आफत आ गई कि नेपाल में लोग आग लगा रहे हैं, बच्चे मरने मारने को तैयार हैं। वजह इस रिपोर्ट में देखिए। गोली हो रहा, मेरो पछाडिको साथीलाई हात पनि। जेनजी क्रांति देख, क्यों कांप उठा काठमांडू। नेपाल में बगावत के शोले क्यों भड़के। नेपाल में सिविल वॉर का सायरन क्यों बजा। जेनजी रेवोल्यूशन क्या नेपाल में तख्ता पलट का काउंटडाउन है। जेनजी के बगावती सुर जब विरोध के अंगारों में तब्दील हुए तो काठमांडू में सत्ता के शिखर पर आसीन ओली निजामत की चूलें हिलाने की नींव पड़ गई। 18 से 28 साल के नौजवान जब सैकड़ों की तादाद में काठमांडू की सड़कों पर उतरे तो नेपाल में सिविल वॉर जैसी आहट महसूस होने लगी। नरमुंडों का रेला काठमांडू की सड़कों पर अचानक प्रकट हुआ। विरोध के अंगारों से नेपाल की फिजाएं धधकने लगी। जेनजी क्रांति का पहला केंद्र वो काठमांडू बना जहां से केपी ओली की हुकूमत चलती है। विरोध की आग भड़की, गुस्से का ज्वार उठा। काठमांडू में संसद भवन के बाहर सोशल मीडिया पर संग्राम छिड़ा। तमाम कानून नियमों को ताक पर रखकर जेनजी के लड़ाके संसद भवन परिसर में घुस गए। हंगामा ऐसा हुआ जैसे काठमांडू ने इतिहास में नहीं देखा। बगावत की ये बानगी भर थी। नेपाल का सुलगना बाकी था। जेनरेशन जी के विद्रोही बढ़ते वक्त के साथ बढ़ने लगे। विद्रोह का दायरा और बढ़ा। काठमांडू से जिस क्रांति ने सिर उठाया उसकी जद में पोखरा, विराटनगर, बुटवल, रूपंदेही जैसे इलाके धधकने लगे। नेपाल की सड़कों पर बगावत और संघर्ष की ऐसी तस्वीरें आने लगी जैसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी। हजारों की तादाद में नौजवान लड़के लड़कियां विरोध की अगुवाई करने लगे। नेपाल की सड़कों पर आंसू गैस के गोले चलने लगे। प्रदर्शनकारियों से पुलिस की भिड़ंत होने लगी। वाटर कैनन की बौछार से, लाठियों के प्रहार से जेनजी के रिवॉल्यूशन का फन कुचलने की जोर आजमाइश होने लगी। हालात और भयंकर हुए। सड़कों पर रैलियां निकली। नेपाल विद्रोह के नारों से गूंजने लगा। जेनजी आंदोलन के अंगारे और भड़के। विद्रोहियों की संख्या और बढ़ी। हालात और बेकाबू होने लगे। लिहाजा राष्ट्रपति आवास, उपराष्ट्रपति आवास, पीएम आवास, सिंह दरबार पर कर्फ्यू लगा दिया गया। अब सवाल है कि नेपाल में विद्रोह की आग क्यों भड़की, क्यों जेनजी ने ओली सरकार के खिलाफ बगावत की मशाल उठाई। दरअसल
इस बगावत के पीछे की असल वजह ओली सरकार का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बैन का बड़ा फैसला है। नेपाल की ओली सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी लगा दी। नेपाल सरकार का कहना है कि बैन तभी हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना ऑफिस खोलें, सरकार से रजिस्टर हो, शिकायत सुनने वाले लोग रखें और गड़बड़ी रोकने के लिए सिस्टम बनाएं। सरकार का कहना है कि टिकटॉक और वाइबर ने सरकार की बात मानी, इसलिए उन पर बैन नहीं लगाया गया। बताया जा रहा है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर लिया गया है, लेकिन नेपाल में इस फैसले से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सरकारी सख्ती को लेकर एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। इस फैसले का युवाओं पर व्यापक असर हुआ है। उनका कहना है कि इस फैसले से उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका कारोबार, उनकी नौकरी सब मुश्किल में पड़ गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन को जेन ज़ी ने हथियार बनाया। इसके पीछे एक बड़ा तर्क दिया गया। जो लोग फेसबुक या इंस्टाग्राम से सामान बेचते थे, उनका बिजनेस रुक गया। यूट्यूब और गिटहब जैसे प्लेटफॉर्म्स नहीं चलने से बच्चों की पढ़ाई मुश्किल हो गई। विदेश में रहने वाले लोगों से बात करना महंगा और मुश्किल हो गया। लोगों में नाराजगी इस कदर बढ़ गई कि उन्होंने वीपीएन से बैन तोड़ने की कोशिश की और सड़कों पर उतर आए। नेपाल में भ्रष्टाचार और सोशल मीडिया पर बैन को लेकर जेन ज़ी यानी कि 18 से 28 साल के युवा जो कि प्रदर्शन कर रहे थे, वो संसद में घुस गए। बताया जा रहा है कि सरकार ने टिकटॉक पर बैन नहीं लगाया था, तो लोगों ने इसी प्लेटफॉर्म पर वीडियो डालकर आंदोलन शुरू किया। नेताओं के बच्चों की ऐश और आम लोगों की बेरोजगारी की तुलना की गई। बहुत से वीडियो और रेस्टोर आवर इंटरनेट जैसे हैशटैग वायरल हुए। बताया जा रहा है कि प्रदर्शन में स्कूली छात्र अपने यूनिफॉर्म में शामिल हुए ताकि दिखे कि ये नौजवानों का आंदोलन है। ये भी कहा जा रहा है कि 28 साल से ऊपर के लोगों को प्रदर्शन में आने नहीं दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया चालू करने, भ्रष्टाचार बंद करने, नौकरी और इंटरनेट एक्सेस की डिमांड रखी। जो ऐप्स बंद किए गए हैं, उनकी बहाली की मांग की है। आप देख सकते हैं कि बानेश्वर एरिया में प्रहरी तो पन्ना बैठे हुए हजारों के तादाद में प्रहरी इधर आ रही है और इस तरह आप देख सकते हैं इधर युवा लोग जो है अभी भी सड़क से जुलूस कर रही है, आंदोलन कर रही है और अपने मांग को जो है आगे बढ़ा रही है। तो माहौल आप पड़ता है जो बहुत बुरा स्थिति है। इस स्थिति को काबू में लाने के लिए सरकार नाकाम दिख रही है। अवस्था गंभीर दिख रहा है। इसको निपटने के लिए सरकार को तत्काल कोई न कोई उपाय निकालना चाहिए, लेकिन सरकार फिलहाल कुछ नहीं कर पा रही है। ये सरकार की असमर्थता है। प्रदर्शनकारियों ने आजादी चाहिए, बैन हटाओ और भ्रष्टाचार बंद करो जैसे नारे लगाए। बताया जा रहा है कि नेपाल की संसद में घुसपैठ का ये पहला मामला है। हालात को देखते हुए पीएम आवास, संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, उपराष्ट्रपति भवन के आसपास कर्फ्यू लगा दिया गया है और साथ ही सेना को तैनात कर दिया गया है। लेकिन सवाल ये उठने लगा है कि नेपाल में विद्रोह की स्क्रिप्ट किसने लिखी? शक की सुई अमेरिका की ओर गई। जेन ज़ी के लड़ाके भारत के 3 पड़ोसी मुल्कों में तख्ता पलट कर आ चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश इसके गवाह हैं। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सुपर पावर अमेरिका का वर्चस्व है। नेपाल चीन का हिमायती है। ऐसे में सवाल उठे कि कहीं नेपाल में छिड़े जेन ज़ी विद्रोह की स्क्रिप्ट पेंटागन में तो नहीं लिखी गई। नेपाल में हालात हाहाकारी हैं। विद्रोह के अंगारों को शांत करने की कोशिश हो रही है। हम इस जो करप्शन सिस्टम है, ये नेपाल के जो ये नेता लोग हैं वो बहुत करप्टेड बन चुके हैं। अभी ऐसे ही चलता रहा तो जो हमारे आते वो जनरेशन है वो भी हमारे जैसे दबदबे में ही रह जाएंगे। इसीलिए हम ये करप्शन के लिए, हमारे आज़ादी के लिए हम ये लड़ रहे हैं। हम स्टूडेंट लोग इधर सुबह से इधर आए हुए ये प्रोटेस्ट के लिए। हम बोल रहे हैं अब सरकार को बदलना पड़ेगा, सरकार केपी ओली को सत्ता छोड़ना पड़ेगा। इस प्रदर्शन के बाद सरकार पर प्रतिबंध की समीक्षा करने का दबाव बढ़ रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि आंदोलन से नेपाल में बड़ा बदलाव हो सकता है। कहा जा रहा है कि ये आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया के लिए नहीं था। नई पीढ़ी आजादी, ईमानदारी, रोजगार और अच्छा भविष्य चाहती है। देखना यह है
कि आने वाले दिनों में नेपाल में क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, सच कहा किसी ने, जिस ओर जवानी चलती उस ओर जमाना चलता, और नेपाल में भी यही हुआ। नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। गृह मंत्री रमेश जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं। कैबिनेट बैठक में गृह मंत्री ने प्रधानमंत्री को इस्तीफा दिया है। अब से थोड़ी देर पहले आप सुन रहे थे, बच्चे कह रहे थे कि सरकार को पलटना होगा, सरकार बदल देंगे हम। और अगर युवा ठान लेते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, जमाना जो है वो झुकता है, और यही देखने को मिल रहा है। क्योंकि नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखकले का इस्तीफा जो है वो हो गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री को नेपाल के अपना इस्तीफा पेश कर दिया है, और संभवतः यह माना जा रहा है कि वो इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया है। नेपाल सुलग रहा है, कई सारे बच्चों की मौत हुई है, और इन सब के बीच में जब हंगामा बढ़ा, जब प्रदर्शन बढ़ा, जब बच्चे सड़कों पर उतरे, तो फिर नेपाल के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। नेपाल में प्रदर्शन के बाद इस्तीफा है। फेसबुक, सोशल मीडिया जितने प्लेटफॉर्म थे, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर बैन लगाया गया। और इसी के बाद बड़ी संख्या में नेपाल में लोग जो है वो सड़कों पर उतरे, प्रोटेस्ट चला। बच्चे जो थे वो काफी ज्यादा उग्र हो रहे थे, गुस्सा उनका बढ़ा हुआ था, और ऐसे में सरकार की तरफ से डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसा लगता है कि गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है ताकि गुस्सा जो है वो थोड़ा कम हो सके। हालांकि टिकटॉक जैसे बैन जो है वो ऑन है। अब सवाल ये भी है कि भारत ने टिकटॉक बैन किया था क्योंकि वो चाइनीज ऐप है। बीते कुछ समय में चाइना से थोड़ी करीबी नेपाल की भी आई है। टिकटॉक नहीं बैन किया, बाकी सारे जो ऐप थे वो बैन कर दिए, और बच्चे जो हैं उसी को लेकर सड़कों पर आए। और इन सब के बीच में देखिए, दो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर गाड़ियों के जलने की, और दूसरी तस्वीर वहां पर जो बच्चों का हुजूम उमड़ा है। नेपाल की सड़कें जो हैं वो पट पड़ी हैं। आप देखिए यहाँ पर तस्वीर, जितनी दूर तक आपकी निगाहें जाएंगी आपको वहां तक बच्चे नजर आएंगे, और यही बच्चे जो हैं ये प्रदर्शन कर रहे थे। यही बच्चे हैं जो सरकार पर दबाव बना रहे थे। यही लोग हैं जो अपील कर रहे थे कि अब सरकार का तख्ता पलट कर देंगे हम। अब ये बड़ी हैरानी की बात है कि भारत के अड़ोस पड़ोस में जितने देश हैं वहां पर बच्चों ने ही सत्ता पलट करवा दी है। आप याद कीजिए, श्रीलंका में भी यही हुआ था, बांग्लादेश की बात करेंगे वहां पर भी यही हुआ था, और अब नेपाल की बारी है जहां पर नेपाल के गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है। लाखों बच्चे जो हैं वो सड़कों पर निकले हैं, और इन बच्चों ने प्रदर्शन किया है। और इस प्रदर्शन का असर है कि वहां के गृह मंत्री जो हैं उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को दे दिया है। नेपाल के गृह मंत्री हैं रमेश लेखकले, उन्होंने इस्तीफा जो है दिया है। और ये नेपाल के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। तो दो तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। एक तस्वीर जहां पर आग लगी हुई है, और दूसरी तस्वीर उस भीड़ की जो सड़कों पर उतरी हुई है। अब इस आग और इस भीड़ के बीच में सवाल ये उठता है कि नेपाल में आगे क्या होगा, बताना कठिन है। बस इतना समझ लीजिए कि एक आग का दरिया है और ओली सरकार को उसमें डूब कर जाना है। वैसे आज बिना सोशल मीडिया के कोई आंदोलन नहीं हो सकता। किसी देश की राजनीति ऊपर नीचे करनी हो, इसके लिए सोशल मीडिया सबसे सॉलिड हथियार है। सोशल मीडिया कैसे सत्ता परिवर्तन करवाता है वो मेरे अगल बगल की तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अलग अलग मुल्कों में तख्ता पलट हुआ है। जिंजी के लड़ाके सोशल मीडिया के दम पर तख्ता पलट कराने माहिर है। आप याद कीजिए, जुलाई 2024 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के खिलाफ जेंजी जो हैं वो सड़क पर उतरे थे, और शेख हसीना का सत्ता पलट हो गया। ऐसे ही 2022 में भारत के पड़ोस में श्रीलंका है, वहां पर भी ये लड़ाके उतरे थे। राजपक्षे की चूल्हे हिल गई थी। गोटबाया राजपक्षे को परिवार समेत भागना पड़ा था। 30 साल तक सूडान सत्ता में काबिज तानाशाह उमर अल बशीर को भी जिंजी की वजह से ही 2019 में कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। 2004 में प्रयुत चान के नेतृत्व में थाईलैंड की सरकार बनी, वहां पर तानाशाही के आरोप लगे और वहां पर भी विवाद हुआ था। लेकिन बीते 4 दिनों में नेपाल में जो कुछ हुआ, उसने कैसे जिंजी के लड़ाकों को ओली सरकार के खिलाफ खड़ा किया, अब आपको छोटी सी रिपोर्ट दिखाते और समझाते हैं, और ये भी बताते हैं जिंजी मायने होते क्या है। जहां तक आप नजर दौड़ाएंगे वहां तक सिर्फ जन सैलाब दिखेगा। सड़क पर सिर्फ लोगों का हुजूम दिखेगा। तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है मानो नेपाल की पूरी आवाम सड़क पर उतर आई हो। तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि जनता के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वादा खिलाफी और भ्रष्टाचार ने विश्वास की जड़ें हिला दी हैं।
गांव से लेकर शहर तक हर जगह नेपाल में जनता सड़क पर है। नेपाल में ये वो लोग हैं जिन्होंने बदलाव की मांग को लेकर संग्राम छेड़ दिया है। इनका साफ कहना है, ना रुकेंगे ना झुकेंगे, बदलाव की मांग है और बदल कर रहेंगे। आपको दो तस्वीरें दिखाते हैं। 4 सितंबर को सरकार ने कुछ सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया था और इसके ठीक 4 दिनों के बाद ही नेपाल की आवाम सड़क पर है। अपने हक के खिलाफ आवाज को बुलंद किया और लाखों लोग सड़क पर उतर आए। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ नेपाल की जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ बगावत आपके सामने है। प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए पहले तो आंसू गैस के गोले छोड़े गए, फिर लाठियां बरसाई गई, लेकिन ओली सरकार के खिलाफ लोगों में उबाल इस कदर था कि लोग जरा भी हिलने को तैयार नहीं थे। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की गई थी, लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों का खून इस कदर गर्म था कि सारे बैरिकेड्स तोड़ दिए गए। सरकारी दफ्तरों और संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा की गई थी, लेकिन इतने बड़े हुजूम के सामने सुरक्षा व्यवस्था कहीं नहीं टिकी। समझने समझाने की बात तो दूर, लोग बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। प्रदर्शन दोपहर करीब 12 बजे के आसपास शुरू हुआ और देखते ही देखते कुछ मिनट के अंदर नेपाल की आवाम सड़कों पर थी। हर जगह पुलिस कर्मियों की तैनाती है। इसके बावजूद हालात पर अब तक कोई काबू नहीं पाया जा सका है। अब नेपाल में जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इन विद्रोहों को जेनजी क्रांति कहा जा रहा है। जेनजी युवा किन्हें कहा जाता है, क्या उनकी मांगे हैं, सरकार का क्या जवाब है, वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल जेनजी युवा उन सभी को कहा जाता है जो 1996 से लेकर 2010 के बीच में पैदा हुए। ऐसे युवाओं की उम्र इस वक्त 15 से लेकर 30 साल है। ये वो युवा है जो सूचना क्रांति के दौर में पैदा हुए और यही वजह है कि मोबाइल फोन और इंटरनेट का इस्तेमाल उन्हें बखूबी आता है। इससे जुड़े ऐप्स का इस्तेमाल वो पिछली जनरेशन से थोड़ा बेहतर करते हैं। उनके सपने जो हैं आधुनिक सोच के हैं। वो पुरानी परंपराओं में खुद को बंधा हुआ नहीं महसूस करते। अपनी राय जो है वो खुलकर सामने रखना पसंद करते हैं और यही वजह है कि नेपाल में जब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बैन हुए तो ये बच्चे सड़कों पर उतर आए। पाबंदी से हजारों युवाओं का रोजगार छिन गया। इन युवाओं का कहना है कि स्वतंत्र आवाज उनका अधिकार है जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। वो रोजगार की कमी, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार से काफी नाराज हैं। वो पूछ रहे हैं कि टैक्स देने वालों का पैसा कहां जा रहा है। उधर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के सम्मेलन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की पाबंदी को सही ठहराया गया। उन्होंने कहा कि देश की स्वतंत्रता, संप्रभुता के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये भी कहा कि देश की आजादी चंद लोगों के रोजगार चले जाने से ज्यादा बड़ी है। कानून को तोड़ना, संविधान का सम्मान न करना स्वीकार्य नहीं है। ये उनकी तरफ से बातें की गई।